हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बताया है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ नहीं आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो आज हम लोग अपने वीडियोज में लाए हैं, जिसमें हम लोग आज एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एंड ऑन एक्सियल क्या वैल्यू होती है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या फर्क है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या फर्क होता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कंस्ट्रक्शन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ टू चार्जेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी। कंस्ट्रक्शन किसका है? टू चार्जेस का। ये टू चार्जेस कैसे होने चाहिए नेचर में? सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी क्या होगा? लेट्स से ये टू चार्जेस हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर हम लोगों ने एक चार्ज रख लिया है माइनस क्यू, पॉइंट बी पर हमने एक चार्ज रख लिया है प्लस क्यू। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप लोगों के पास में यहां पर अगर -50Q लिखा हुआ है तो पॉइंट बी पर क्या लिखा हुआ होगा? +50Q। अगर यहां -100Q लिखा हुआ है तो यहां क्या होगा? +100Q। यहां लिखा हुआ है -500Q तो यहां भी क्या लिखा होगा? +500Q। यह होता है मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों चार्जेस की। तो दोनों चार्जेस अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं और ऑपोजिट पोलैरिटी रख रहे हैं। सेकंड चीज, दोनों चार्जेस जो होने चाहिए एक सर्टेन डिस्टेंस पर अवेलेबल होने चाहिए। इनके बीच में यहां -Q और +Q के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 2a। और ये जो सर्टेन डिस्टेंस है ये किस ऑर्डर में है? आर्मस्ट्रांग ऑर्डर में। एंड 1 आर्मस्ट्रांग की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रांग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपसे कोई बोल दे कि एक -50Q चार्ज है, एक +50Q चार्ज है और वो 5 आर्मस्ट्रांग की डिस्टेंस पर है, तब आप लोग क्या बोलेंगे? दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड 50 सेंटीमीटर है। दैट मींस 50 अगर आर्मस्ट्रांग है या 5 आर्मस्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 आर्मस्ट्रांग कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। तो डिस्टेंस 2a विल बी 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 50 बोल दिया तो 50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अकॉर्डिंगली हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें टू चार्जेस, नेचर कैसा होगा? सेम मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी उनकी ऑपोजिट। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक डिनोट जो करते हैं वो स्मॉल p से करते हैं। और ये स्मॉल p जो होता है ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। जो भी चार्ज होगा उसका मॉड लेना है, मॉड्यूलस लेंगे, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो सर्टेन डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच की। दोनों चार्जेस के बीच की सर्टेन डिस्टेंस देखिए, P इक्वल्स टू चार्ज, यहां पर चार्ज है -Q +Q, मॉड लेना है, आप -Q लिखेंगे तब भी +Q देगा, +Q लिखेंगे तो +Q रहेगा ही रहेगा क्योंकि मॉड्यूलस लगा रखा है। एंड सर्टेन डिस्टेंस कितनी है? सर्टेन डिस्टेंस 2a, ये 2a। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 2a मल्टीप्लाई बाय q। a जो है उसको हम लोगों ने वेक्टर लिख दिया। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है -Q2 +Q।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है -q2 + q। तो आपको बेसिकली सबसे पहले ये समझ में आया होगा कि हम जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कंस्ट्रक्शन है टू चार्जेस का जिसमें सेम मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट पॉलरिटी हो। अब अगर उसका मोमेंट निकालना है तो मोमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसकी सर्टेन डिस्टेंस को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। ये हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज है -q ऑन पॉइंट A and on point B plus q charge is available and the certain distance is 2a. If O is the midpoint of this dipole, then distance in between AO will be A and distance in between OB will be small a. So completely will be 2a. ये AB है। अब अगर हम इसकी एक्सियल लाइन की बात करें तो एक्सियल लाइन को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को इसको एक्सटेंड कर दो। अगर आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हो, आप बोलोगे कि सर पीछे की तरफ भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट मींस ये जो आप लोगों के पास में अब आ रही है लाइन, ये लाइन कौन सी है? एक्सियल लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एक्सियल लाइन। एंड सिमिलरली इसके मिड पॉइंट से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आप लोगों की, इट विल बी प्रेजेंट ऑन 90 डिग्री एंगल। सो ये जो लाइन है ये आपकी लाइन कहलाएगी क्या? इक्वेटोरियल लाइन। तो वन इज एक्सियल लाइन एंड सेकंड वन इज इक्वेटोरियल लाइन। जैसे लेट्स से अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मैं अगर बात करूं इसके आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, तो ये क्या हो गया इसका एक एक्सियल लाइन, और मैंने इसी को यहां से क्या कर दिया? परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये हो गया आप लोगों के पास में क्या? इक्वेटोरियल लाइन। यहां -q है, यहां +q है। आपको पता ही है डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन क्या होगी? -q2 + q। ये रही, ये डायरेक्शन होगी -q2 + q। तो मुझे अगर कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एक्सियल लाइन पर बोलता है एग्जामिनर, तो इस एक्सियल लाइन पर आप लोग कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट को। अगर वो आपसे बोले कि एक इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है तो इक्वेटोरियल लाइन पर अज्यूम कर लेंगे पॉइंट को, और वहां टेस्ट चार्ज अज्यूम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके कि डेरिवेशन के पीछे भागना। अगर आपको यह समझ में आता है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है और इक्वेटोरियल पे कैसे निकालना है, तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो अब हम लोग डेरिवेशनल पार्ट देखते हैं इसका, जो एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है और इस पर n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम लोग चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। हम लोग एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हमें एक्सियल लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करना होगा? एक A और B पर -q एंड +q चार्ज को अज्यूम करना पड़ेगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की स्मॉल a है, सिमिलरली ये डिस्टेंस स्मॉल a है। अगर एक्सियल लाइन की बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये एक इसकी एक्सियल लाइन है। लेट्स से इस एक्सियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज P। इफ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, सो वी विल अज्यूम अ टेस्ट चार्ज। आपको फर्क समझ में आना चाहिए टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। ये क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफाइन में क्लियर कर रखा है आप लोगों को। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। जल्दी से एक बार रिकैप देखते हैं। जो सोर्स चार्ज होगा वो सोर्स चार्ज होगा आप लोगों का कैसा? -q एंड +q बोथ नेचर का। जो सोर्स चार्ज होगा वो -q एंड +q बोथ नेचर का होगा, एंड जो टेस्ट चार्ज होगा वो +q होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर लगा लिया उसके नॉट। तो ये हो गए सोर्स चार्ज, ये हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है वो आने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है
उसको एक्सपीरियंस करने बैठा है, तो फोर्स लगाने वाला कौन होगा? फोर्स लगाने वाले होंगे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सोर्स चार्ज। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स होगा कौन सा? टेस्ट चार्ज। तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है और फटाफट से समझ में आ जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने डेरिवेशनल पार्ट पर। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया जैसे आपको कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को अज्यूम कर लिया। अब आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अपने में डायरेक्शन इंक्लूड करता है। तो अब डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगी डायरेक्शन? देखना बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। डायरेक्शन अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको डायरेक्शन निकालना आ गई है, क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो डायरेक्शनल बेस्ड होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी आती है तो आप न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए विद इन सेकंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन नेचर है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों अपोजिट पोल्स हैं। तो इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा अट्रैक्टिव नेचर का, ये इधर अट्रैक्ट होगा, माइनस क्यू जाएगा उधर अट्रैक्ट होकर के। बट हम लोगों को फाइंड कहां करना है? ऑन पॉइंट P। तो पॉइंट P पर कंसीडर करेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज EA। क्लियर हो गया? एक बार वापस सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज अवेलेबल है प्लस क्यू नॉट, पॉइंट A पर अवेलेबल है माइनस क्यू नॉट। अनलाइक चार्जेस है, ऑपोजिट पोल्स हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आएगा इधर अट्रैक्ट होकर के, ये जाएगा उधर अट्रैक्ट होकर के। बट फाइंड क्या करना है? ऑन पॉइंट P। तो पॉइंट P वाला कंसीडर करना है, पॉइंट A वाला कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली पॉइंट B के लिए भी निकालना है, अगेन देखो सेम प्रोसीजर। अब आओ फिर पॉइंट B पर क्या है बेटा चार्ज? प्लस क्यू नॉट, सॉरी प्लस क्यू, और पॉइंट P पर क्या है? प्लस क्यू नॉट। दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम पॉलरिटी के हैं, और सेम पॉलरिटी के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो क्या होगा? पॉइंट B जो होगा रिपेल करके कहां जाएगा? इधर, ये इधर आएगा, और प्लस क्यू नॉट वाला कहां जाएगा? इधर। दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे रिपेल होकर के। जब दूर जाएंगे तो ये इधर आने वाला है, ये इधर आने वाला है। हमको निकालना क्या है? ऑन अगेन पॉइंट P। सो कंसिडर करेंगे हम लोग कौन सा? पॉइंट P वाला EB। क्लियर हुआ? समझ में आया मामला? क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करके पॉइंट P एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज वहां है। तो टेस्ट चार्ज जहां होता है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, तो ये अट्रैक्ट होकर उधर जाएगा, पास बुला लेगा इसको। B जो होगा उसको क्या करेगा? दूर भगा देगा। सिंपल सी बात है। अब EB और EA में से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, ये आप लोगों को देख करके पता पड़ जाएगा। आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस क्यू चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है, और माइनस क्यू के लिए क्या होती है? इनवर्ड होती है। क्या आपको दिख रहा है क्या ऐसा इस डायग्राम में? EA के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? इनवर्ड। एंड फॉर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के लिए कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आउटवर्ड। सो दोनों यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पहली चीज। अब अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब लिखा है आप लोगों ने इंटेंसिटी का, वो लिख रखा है KQ अपॉन R स्क्वायर। K को आप लिखते आए हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये जो नॉट लगा रखा है वो वैक्यूम के लिए लगा रखा है, फ्री स्पेस के लिए लगा रखा है। अगर आप यहां सिंपल एप्सिलॉन लिखते तो वो किसी मीडियम के लिए होता, और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता वो किसी रिलेटिव मीडियम की परमिटिविटी को शो करता। जब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दैट मींस जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी, जहां ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको डिस्टेंस कम दिख रही होगी, दैट मींस B का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, एंड डिस्टेंस यहां देखो ज्यादा दिख रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा। तो इंटेंसिटी एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है,
दोनों को क्या करेंगे, एक ज्यादा एक कम, तो नेट कैसे निकलेगा कि सर ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां ग्रेटर में से लेसर को माइनस कर लेंगे, नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल आप लोगों को डेरिवेशनल पार्ट समझ में आने लगा होगा अब कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले तो डायरेक्शन वाला पार्ट निकालना है, फिर ये देखना है कि ग्रेटर कौन है लेसर कौन है, जो भी ग्रेटर है उसमें से जो भी लेसर है उसको माइनस करना है, सिंपल सी कहानी है। तो क्या करेंगे, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, सो ई नेट या ई रिजल्टेंट क्या होगा, EA माइनस EB करेंगे या EB माइनस EA। तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, आपका मन जवाब दे रहा होगा कि सर EB माइनस EA करना ही बेटर है। अगर हम लोग EB माइनस EA करेंगे तभी हमारा रिजल्टेंट जो है वो प्रॉपर होगा, क्योंकि EB की वैल्यू बड़ी दिख रही है अकॉर्डिंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब EB और EA की वैल्यू लिखनी है हम लोगों को। तो E नेट कितना आएगा, EB की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर, सिमिलरली KQ अपॉन R स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, डिपेंडेंसी है R पर, तो R की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। देखो लेट से पॉइंट O से ये डिस्टेंस जो है टेस्ट चार्ज की, ये मैंने अज्यूम कर ली है या लेट मान ली है एक बार कि ये R है। आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है, A है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि सर ये अगर R है, इसमें मैं A और ऐड कर लूं तो ये वाली जो न्यू डिस्टेंस आएगी वो, देखो मैं आप लोगों के लिए चेंज करके लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे, ये जो डिस्टेंस आएगी वो आप लोगों के पास R प्लस A आएगी। सिमिलरली आप बोलोगे सर टोटल अगर R है और इसमें से ये A माइनस हो जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा R माइनस A। दोनों की वैल्यूज लिखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो E नेट कितना आने वाला है अब आप लोगों के पास में, KQ EB के लिए डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर, KQ इसके लिए वैल्यू कितनी है, R प्लस A, R प्लस A होल स्क्वायर। सॉल्व करना है बस अब आप लोगों को। तो E नेट विल बी KQ कॉमन 1 ओवर R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस A होल स्क्वायर। सो E नेट विल बी, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, R माइनस A से कैंसिल हो गया, R प्लस A 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस R प्लस A से कैंसिल हो गया, R माइनस A मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, KQ। आप लोगों को 7th 8th क्लास में A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर समझा दिया जाता है, तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है अब आप लोगों के लिए। कितना हुआ, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2RA, और ये प्लस वाला जो पोर्शन है वो किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस बी, A माइनस बी वाला फॉर्मूला है, सो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या, R स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दी माइनस R स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दी माइनस A स्क्वायर, 2RA एड ऑन हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4RA। देखो हम लोग अब निकाल रहे हैं इसका E नेट की वैल्यू, KQ ऊपर आया है हमारा 4RA और नीचे बचा हुआ है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखें एक बार, यही है क्या, देखिए KQ 2RA 4RA R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो मैंने यहां पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल देखना है, 2AQ का फॉर्मेशन देखना है। 2AQ का फॉर्मेशन कैसे देखेंगे हम लोग, क्योंकि P लिखना चाहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वही तो है, वही तो इंक्लूड करना है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसा, 2R इंटू 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q और ये 2A क्या देगा आप लोगों को, ये दोनों क्या देंगे आपको, ये वैल्यू देंगे P की। ये किसके इक्विवेलेंट है, P के। सो E नेट विल बी K, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो P ब्रैकेट में है 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको रीराइट करके ये भी लिख सकते हैं 2KPR
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नेट ऑन एक्सियल लाइन। ये वैल्यू आएगी ई नेट की। अब अगर आप लोग कहें कि सर अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो आपने इनिशियल बताया था इस वीडियो में कि ये जो टोटल डिस्टेंस होती है 2a, ये होती है आर्मस्ट्रांग ऑर्डर की, और आर्मस्ट्रांग कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर का। सो ये डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होगी ना। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आयन लिया है H+, दूसरा आयन लिया है Cl-। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या ये प्लस क्यू है? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या ये माइनस क्यू है? तो दोनों के बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस है वो कितनी है 2a, और ये किस ऑर्डर में होगी आर्मस्ट्रांग ऑर्डर में। आप लोग एक बार अपनी पीरियोडिक टेबल खोल के देखना, जितने भी उससे आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनमें अगर जो इसकी बॉन्ड की लेंथ है वो हमेशा आर्मस्ट्रांग ऑर्डर में कैलकुलेट की जाती है। दैट मींस ये डाइपोल ही है एक तरीके का। अगर इसकी जगह NaCl लिख लेता तब भी वही होता, इसकी जगह AlCl3 लिख लेता तब भी वही कहानी रहती। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो आर्मस्ट्रांग ऑर्डर में है, बट इसकी जो एक्सियल लाइन है वो कहीं भी हो सकती है, ये ट्रेवल कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस को। तो कंपैरेटिवली जो आर की वैल्यू है वो इसके डाइपोल की वैल्यू की कंपैरेटिवली क्या है बहुत स्मॉलर है। और फिजिक्स जो है वो अप्रोक्सीमेशन का खेल है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा अप्रोक्सीमेशन की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, जो लार्जर डिस्टेंस है आर उसके कंपैरिजन में हम लोग स्मॉलर डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके छोड़ देंगे। तो देखो कैसे नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट में, यहां देखना है इस कंपैरेटिवली में इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला पार्ट है, इसमें मैं ए स्क्वायर को क्या कर रहा हूं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉलर वैल्यू है, बहुत ज्यादा स्मॉलर है। तो क्या बच गया आर स्क्वायर, और बाहर है तो R4। सो वैल्यू क्या आने वाली है ई नेट की, न्यू फॉर्मूला क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में 2kpr अपॉन नीचे वाला पार्ट क्या आ गया R4। सो 1r कैंसिल हो गया इससे। सो ई नेट की वैल्यू आ गई है 2kp डिवाइडेड बाय r3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वैल्यू विल बी 2kp अपॉन r3। अगर आपको कंसिडर करवाए डिस्टेंस देन फॉर्मूला 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो था कहानी किसकी एक्सियल लाइन की। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना आज का, वो है इक्वेटोरियल लाइन। दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ ही कवर कर रहे हैं। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें एक्सियल में जब ये वैल्यू निकली है तो इक्वेटोरियल में भी सेम वैल्यू होती है या उसकी हाफ होती है या डबल होती है या क्या वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है अब आप लोगों के लिए वो आ रही है इक्वेटोरियल लाइन की। तो नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब आप कहेंगे कि सर इक्वेटोरियल लाइन तो हमें समझ में आती है कि कहां होती है, कि एक डाइपोल होता है ए और बी, वहां चार्ज लगा हुआ है -q एंड +q, उसका मिड पॉइंट है O, वहां पर एक लाइन लेते हैं परपेंडिकुलर और ये होती है वो होती है डाइपोल। इतना हमें समझ में आता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इस डाइपोल पर पॉइंट P पर इक्वेटोरियल लाइन का जो है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? आप लोग फिर बोलेंगे अरे सर ये तो अब हमारे लिए बहुत इजी वाला खेल हो गया। क्या करते हैं, क्या बताया एक्सियल लाइन में, आपको सिर्फ एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है, डायरेक्शन निकालनी है और एड ऑन करना है नेट फील्ड के लिए। देखो कैसे करेंगे। पॉइंट P पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर रहे हैं +q0। ये आपको पता ही है स्मॉलर डिस्टेंस a है, ये आपको पता ही है स्मॉलर डिस्टेंस a है। सो ऑन द पॉइंट P टेस्ट चार्ज अवेलेबल है +q0 एंड ऑन पॉइंट A टेस्ट चार्ज अवेलेबल है, सोर्स चार्ज अवेलेबल है -q। दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, देखो लाइन ज्वाइन करते हैं इसकी। जो पॉइंट A वाला पार्ट है, पॉइंट A है वो माइनस, पॉइंट P प्लस, क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे।
बट निकालना किस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी यहां से अट्रैक्ट होके आ जाएगा इस तरफ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू पॉइंट ए। नाउ इसको भी ज्वाइन करने वाले हैं हम लोग। अब प्लस बी, जो पॉइंट बी है उस पर चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू। पॉइंट पी पर चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू नॉट। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट सेम पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, रिपेल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को दूर भेज देंगे। बट निकालना कहां चाहते हैं हम लोग, ऑन द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर जो आपके पास डायरेक्शन आएगी, इट विल बी ई बी। क्लियर है, डायरेक्शन समझ में आ चुकी है आप लोगों को। ये अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे आएगा, ये रिपेल करेगा, ये ऊपर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो EA और EB जो है वो स्लैंट एंगल पे है। आप बोलेंगे कि सर ये दोनों जो हैं वो कोई ना कोई एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, वो एंगल कितना होगा। तो 11th क्लास का वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वहां पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर अगर स्लैंट एंगल पे है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से एक वेक्टर P है, इस तरीके का है, किसी और डायरेक्शन में है, वेक्टर Q है, इस तरीके का है, कहीं पर वेक्टर R है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, कहीं वेक्टर S है, वो ऐसा है। तो आप बोलेंगे कि सर अब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। रिजॉल्व इस अकॉर्डिंग करना है कि हमारा जो वेक्टर है वो मिड में आ जाए। देखिए इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं, इस अकॉर्डिंग की मिड में आ जाए। तो डायरेक्शन इस तरफ है तो मिड में कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल देखो इस तरीके से। आप कहेंगे इसको रिजॉल्व करना है सर, तो कैसे करेंगे रिजॉल्व, एक लेफ्ट डायरेक्शन में, एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको रिजॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एक पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक माइनस y डायरेक्शन। इसको रिजॉल्व करना है तो माइनस x डायरेक्शन, एक माइनस y डायरेक्शन। कितना इजी है। फिर सेकंड चीज आती है इसके अंदर कि जो भी एंगल गिवन है उस एंगल के साथ वाला कॉस होता है, और दूसरा एंगल जो बच जाता है वो साइन होता है। अगर उसने एग्जामिनर ने आपको ये एंगल दिया है तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, कॉस का, ये वाला कौन सा होगा, साइन का। P के साथ है तो इसको लिख देंगे P cos थीटा, P के साथ है इसको लिख देंगे P sin थीटा। क्लियर। अगर एग्जामिनर ने आपको ये वाला एंगल दे दिया तब आप लोग क्या करने वाले हैं, cos लिखेंगे साथ में, Q का कंपोनेंट है तो Q cos थीटा, यहां लिखेंगे sin का कंपोनेंट Q के साथ है तो Q sin थीटा। अब अगर एग्जामिनर ने ये दे दिया तो थीटा के साथ क्या होगा, cos थीटा, R का कंपोनेंट है इसलिए R cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, R sin थीटा। सिमिलरली आपको ये गिवन है तो थीटा ये होगा तो S का कंपोनेंट S cos थीटा, ये वाला होगा S sin थीटा। तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी अगर स्लैंट एंगल पर है तो उसको रिजॉल्व इस अकॉर्डिंग करते हैं कि वो कंपोनेंट मिड में आ जाए, और एंगल मेजर करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग करने वाले हैं काम, कैसे करेंगे वो देखना। EA देखो किस तरफ है, क्या ये डायरेक्शन जो है हमारी वो इस केस वाली बन रही है, क्या है, क्या EA इस तरफ। तो जब EA इस तरफ है तो इस अकॉर्डिंग रिजॉल्व करेंगे कि मिड में आ जाए। एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा। क्लियर है। आप बोलेंगे कि सर पॉइंट P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से थीटा एंगल पर है, तो क्या आपको दिख रहा है क्या ये जेड शेप एंगल है, और जेड शेप एंगल के अंदर ये जो एंगल होता है थीटा, वही सेम एंगल ये होता है। देखिए जेड शेप एंगल, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। सो इट विल बी, थीटा आ गया तो इट विल बी EA cos थीटा एंड इट विल बी EA sin थीटा। देखो हमारा इजीली इस केस से उठा के लिख दिया हमने एज इट इज, बहुत इजी लग रहा होगा आपको। अब EB का डायरेक्शन, क्या इन डायग्राम्स में EB का डायरेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर सेकंड वाला डायरेक्शन जो है या सेकंड वाला जो डायग्राम है वो इससे मैच कर रहा है हमारा, कर सकते हैं। तो रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट ये रहा। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे एंगल निकालें, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का खेल है यहां पर। अब
क्या इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? ऐसा कोई इशू नहीं है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए आपको क्या ये जेड शेप दिख रही है क्या? अगेन इफ दिस इज थीटा सो इट विल बी ऑल्सो थीटा, एंड इफ दिस विल बी थीटा देन इट विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देखिए हमने थीटा निकाल लिया, ये कंपोनेंट कौन सा आ गया? अब कौन सा दिख रहा है अब आप लोगों को? देखना EB के साथ में ये वाला आ गया, EB थीटा है तो कॉस थीटा, ऊपर वाला क्या हो गया? EB साइन थीटा। कितना इजीली निकाल चुके हैं हम लोग। EB साइन थीटा, EBA साइन थीटा, EA कॉस थीटा, EB कॉस थीटा। क्लियरली आपको देख करके लग रहा होगा कि सर EB साइन थीटा एंड EA साइन थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों करेंगे कैंसिल आउट? बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। जब R ही सेम हो जाएगी तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट किसकी वजह से आने वाला है? EA cos थीटा एंड EB cos थीटा की वजह से। हो गया काम हमारा, यही तो चाहते हैं हम लोग। तो अब देखिए डेरिवेशन करते हैं। मैं यहां से इसको एक बार हटा रहा हूं ताकि डेरिवेशन आप लोगों का एक ही पेज पर हो जाए। देखिए हम लोग निकालना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी बताया मैंने इन दोनों की वजह से होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट क्या होने वाला है? दोनों की वजह से ऐड कर रहे हैं तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। आपको लग रहा है EA और EB सेम है? देखिए एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ EA KQ अपॉन r², वैल्यू ऑफ EB KQ अपॉन r²। फॉर्मूला यही होता है, हमें R लिखना है। सो R कितना आएगा? KQ R। A के लिए देखिए, इफ दिस इज A एंड दिस इज R, सो ये क्या हाइपोटेनस हो गया क्या? और हाइपोटेनस कितना होता है? r² प्लस a²। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखिए, क्या ये R है, ये A है, तो ये भी हाइपोटेनस हो गया r² प्लस a², बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल है। तो दोनों के अंदर क्या रखेंगे? r², अंडर रूट में जाएगा r² प्लस a² और इसका होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी KQ ओवर r² प्लस a²। यहां भी क्या वैल्यू आ जाएगी? KQ अपॉन r² प्लस a²। यहां से लग रहा होगा दोनों सेम वैल्यूज हैं, उठा करके रखनी है वैल्यू। क्या आएगा से? E net इक्वल्स टू सेम है, दैट मीन्स 2EA cos थीटा। सो वैल्यू ऑफ E net 2EA की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन r² प्लस a² एंड वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। क्या आपको ट्राइंगल दिख रहा है? एक PAO, ए ट्राइंगल दिख रहा होगा PBO, एंड दोनों जो ट्राइंगल है वो हम लोग देखें तो एक दूसरे के सिमिलर हैं। और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में हम लोग किसी भी एक ट्राइंगल को लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग चाहे ये वाला ट्राइंगल लें APO या ट्राइंगल लें POB, दोनों से ही वैल्यू सेम निकलेगी cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां देखिए, हम लोग यहां देखना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर वैल्यू क्या है। इन ट्राइंगल APO वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? A। हाइपोटेनस कितना है? r² प्लस a² और अंडर रूट है तो मैंने पावर लिख दी 1/2। लिख दूं यहां वैल्यू आप लोगों के लिए। सो वैल्यू ऑफ E net 2KQ अपॉन r² प्लस a²। cos थीटा की वैल्यू लिखनी है आपको, A अपॉन r² प्लस a² की पावर 1/2। दिस इज पावर 1, दिस इज पावर 1/2, सो 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2। सो E net क्या आएगा? 2
ए क्यू के, मैंने क्या रखा 2q और a को साथ लिख दिया, और नीचे आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो हमारा p है, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी ई नेट की? ई नेट की वैल्यू आ जाएगी kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ई नेट की वैल्यू आ गई है kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही गए होंगे कि सर डाइपोल तो हमारा आर्मस्ट्रांग ऑर्डर का होता है और ये इक्वेटोरियल लाइन कहीं भी हो सकती है। दैट मींस r की वैल्यू लार्जर होगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ a। तो नेट जो हमारा स्पेशल केस आने वाला है वो क्या आएगा? इफ वैल्यू ऑफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन a को नेगलेक्ट करेंगे, सो वैल्यू कितनी आएगी? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैंसिल आउट होगा, तो r स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई r क्यूब। सो इक्वेटोरियल लाइन पर आंसर आ गया है kp अपॉन r क्यूब। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक्सियल लाइन पे आया था आपका 2kp अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पर आपका आंसर आया है kp अपॉन r क्यूब। तो हम लोग अगर इस चीज को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिखना चाहेंगे इसको कि E ऑन एक्सियल आया है कितना? 2kp अपॉन r क्यूब। और ये जो kp अपॉन r क्यूब होता है ये कहां का है? इक्वेटोरियल का। तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू? E एक्सियल, ये 2 आएगा यहां पर, इस 2 को मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये 2 मल्टीप्लाइड एंड अगेन मैं इससे लिख रहा हूं E ऑन इक्वेटोरियल। यह आप लोगों का एमसीक्यू में, सीबीएसई के एमसीक्यू में एक बार पूछा हुआ है कि ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो जो लास्ट आंसर आया है आज हमारा E एक्सियल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, वो ये वैल्यू है जिसको हम लोगों ने आज बहुत इजीली समझा है। सबसे पहले हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, देन हम लोगों ने डायरेक्शन निकालना सीखी, फिर हम लोगों ने एक्सियल लाइन के लिए डेरिवेशन किया, देन उसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर आए और फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला जो ये रिलेशन है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।